नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 का मॉडल पेपर जीएस पेपर 1। और क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे आज वो है आपका 21 से लेकर 30 तक, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन। तो लिखा हुआ है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ग्राम सभा का अर्थ व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। तो मैं बता देता हूँ, रजिस्टर इन द इलेक्टोरल रोल, बिल्कुल आप किसके अंदर होने चाहिए शामिल, मतदाता सूची में आप पंजीकृत होने चाहिए। रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। तो ये इसका आंसर बन जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को या ग्राम सभा किन लोगों से मिलकर बनती है। तो ग्राम सभा उन लोगों से मिलकर बनती है जो उस गांव के मतदाता सूची में क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि एज पर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 अ ग्राम सभा में एक्सरसाइज्ड such powers and perform such function at the village level as the legislature of the state may by the law provide. There shall be the constituted in the every state panchayat at the village intermediate and the district level 3। ये आपका 3 टाइप सिस्टम है जो आपका जो दिया था वो दिया था आपका बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू 1957 के आसपास की जो बात है। 3 टाइप जो आपका बोल सकते हैं पंचायत का निर्माण करना था, जो 3 टायर बेस बोलते हैं। और इन्हीं के बेटे ने दिया था, आई थिंक 20 साल बाद दिया था, 1977 के आसपास दिया था अशोक मेहता ने, वो 2 टायर सिस्टम दिया था। उसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे अभी। अच्छा, लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट द लेजिस्लेचर एज अ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत। अच्छा, लिखा हुआ साइलेंट फीचर ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जब पंचायत आपका बना तो 73rd अमेंडमेंट ये आता था आपका, ये स्केड्यूल है, ये जो आपका शेड्यूल है, तो शेड्यूल याद रखना, शेड्यूल नंबर 11 है जो किसकी बात करता है, पंचायतों की बात करता है। और पंचायतों के अंतर्गत जो आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं वो 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं टोटल। 29 सब्जेक्ट के मामले में या 29 विषयों के मामले में पावर है, शक्ति होती है किनके पास, ग्राम सभा के पास, आपका किसी भी कानून को बनाने की या कानून के तहत किसी चीज़ को करने की। वहीं आपका शेड्यूल नंबर 12 आता है, तो वो बात करता है आपका किसका, म्यूनसिपैलिटीज़ का बात करता है, जिसमें 17 विषयों पर क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार होता है किनके पास, म्यूनसिपैलिटीज़ के पास। चलिए साइलेंट फीचर पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ दीज अमेंडमेंट्स एडेड 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 टाइटल द पंचायत और पार्ट 9A टाइटल द म्यूनसिपैलिटीज़। तो 73rd एंड 74 एक ही ईयर है, 1992। अच्छा, 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट ब्लॉक तालुक मंडल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सेप्ट इन द स्टेट विद पॉपुलेशन बिलो द 20 लाख। तो आर्टिकल 243B इसकी बात करता है कि आपका क्या होगा, 3 टायर सिस्टम होगा जहां पर आपकी 20 लाख से कम की आपकी क्या होगी, आबादी होगी। 243 भी इसके बारे में जिक्र करता है। सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट ऑल द लेवल्स ऑल्सो शैल बी रिजर्व फॉर द SC एंड द ST इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो SC एंड ST के लिए क्या यहाँ पे रिजर्वेशन है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर द वुमेन। ये याद रखना एक बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए पंचायत में कितना है, 33% सीटें क्या कर रखी हैं आपकी, आरक्षित कर रखी हैं, 1/3 सीटें क्या आरक्षित है। अच्छा, इसकी बात करें तो उत्तराखंड में अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड में 2008 में इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया था कि पंचायती राज जो सिस्टम होगा उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होगी वो 50% के आसपास होगी। अच्छा, 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व फॉर द SC एंड द ST ऑल्सो रिजर्व फॉर द वुमेन। ठीक है, 1/3 ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन एट ऑल द लेवल्स रिजर्व फॉर द वुमेन। आर्टिकल 243D में बोलता है कि आपका ये क्या है, रिजर्वेशन के बारे में बोलता है। यूनिफॉर्म 5-year टर्म एट द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट न्यू बॉडीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। और एक चीज़ बोल रहा है कि इसका जो कार्यकाल होगा आपका कितने होगा, 5 साल का रहेगा। अच्छा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आपकी कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनावों में, या फिर बोल सकते हैं पंचायत के चुनावों में अगर आप किसी पद के लिए उठते हैं तो 21 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए। और वोटिंग जो आपकी है, वोटिंग एज आप जानते हैं 18 साल है। अच्छा, आगे लिखा हुआ इन द इवेंट ऑफ द डेजोल्यूशन, अगर डेजोल्यूशन की बात आती है, इलेक्शन कंपलसरी विद द 6 मंथ। आर्टिकल 243E बोलता है अगर किसी भी कारणवश क्या होता है कि आपकी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है पंचायती सभा या पंचायती जो आपका क्या सिस्टम है, तो वहां पर जो चुनाव करवाए जाएंगे वो 6 महीने के अंदर होंगे नॉर्मल कंडीशंस में। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट फॉर द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल। याद रखना 243 में इलेक्शन की बात आती है। जिस तरीके से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है आपका, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये चुनाव करवाता है आपके लोकसभा के, राज्यसभा के,
लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मतलब लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास होती है? केंद्रीय चुनाव आयोग के पास होती है। जबकि अगर पंचायती की या म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की जाएगी तो ये दोनों चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वो स्टेट के पास होती है। मतलब लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, ये हमेशा याद रखना आप लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ पंचायत टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एज डेवलप्ड बाय द लॉ ऑफ द वेरियस लेवल ऑफ द पंचायत इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट एज इलस्ट्रेटेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द आर्टिकल 243G। इसका जो जिक्र मिलता है वो आपका मैंने बताया था 11वीं सूची में मिलता है, अनुसूची में मिलता है, 11वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। 74th अमेंडमेंट प्रोवाइड द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी टू कंसल्टेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज, आर्टिकल 243ZD में मिलता है। बजटरी एलोकेशन है आपका 243H में। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात होती है यहाँ पर 243I में। और 11th शेड्यूल में 29 फंक्शन किसको दे रखे हैं, यानी कि 29 विषयों में जो पावर दे रखी है वो पंचायत राज के पास दे रखी है, ये आप याद कर लेना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आर्टिकल जो आपका पार्ट 9 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पंचायत के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें आपका 243 आप याद कर लेना डेफिनेशन है। 243A में ग्राम सभा है, बी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत है, ये इंपॉर्टेंट है। 240। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले जो जिक्र मिलता है वो आर्टिकल 40 में मिलता है DPSP में। अच्छा, कंपोजिशन है 243C में, रिजर्वेशन है इंपॉर्टेंट है आपका D में है, ड्यूरेशन है आपका E में, डिस्क्वालिफिकेशन F में है, पावर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत G में है, H आपका पावर टू इम्पोज द टैक्सेस एंड द फंड्स ऑफ द पंचायत की आपका 243H में, I में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन है, याद कर लेना I में, और J में आपका ऑडिटिंग है, K बहुत इंपॉर्टेंट है, K में इलेक्शन वगैरह के बारे में है, L एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज है, 243M में पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पर ये काम नहीं करता। 243N में जैसे कई जगह आपकी पंचायत नहीं, जैसे दिल्ली हो गया, नागालैंड हो गया, इन जैसी जगहों पे आपको पंचायत राज देखने को नहीं मिलता है। M में पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, N में आपका कंटिन्यूअस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड द पंचायत, और O में आपका बार टू इंटरफ्रेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स देखने को मिलता है। अगर पार्ट 9A की बात करें तो उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। P में आपका ये 243P से ZG तक जाता है, याद रख लेना, क्योंकि 243 से 243 और तक तो आपके क्या है, पंचायती राज सिस्टम है। उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं आपकी 243P से लेकर 243ZG तक। तो P में डेफिनेशन है, Q में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका R में कंपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमिटीज़ हैं आपकी S में, T में रिजर्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, सेम रिजर्वेशन है, U में ड्यूरेशन है आपका, V में डिस्क्वालिफिकेशन है, W में पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, X में आपका पावर टू इम्पोज द टैक्सेस म्यूनसिपैलिटीज फंड्स वगैरह इसका देखने को मिलता है। 243 में आपका देखने को मिलता है Y में, ये Y है, Y में देखने को मिलता है फाइनेंस कमीशन, Z में ऑडिटिंग है, और ZA ये याद कर लेना, जैसे वहाँ पे K है यहाँ पे ZA है इलेक्शन से रिलेटेड। ZB में आपका एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज है, ZC में आपका पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज है, ZD में कमिटीज टू फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है, ZE में कमिटीज फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग है, ZF में कॉन्टिन्यूस ऑफ द एक्सिस्टिंग लॉज एंड द म्यूनसिपैलिटीज है, ZG में आपका बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर आपको देखने को मिलता है। उसी बिहाफ में आपका आगे चले तो 9B पार्ट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, जो आपका ZS से लेकर और ZT तक जाता है, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें ZK में आपका इलेक्शन आ जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ तो किस तरीके से याद रखना, पार्ट 9 है पंचायत से रिलेटेड है, Z आपका 243 से लेकर 243O, फिर 243P से लेकर आपका ZG तक आपका क्या आता है, पार्ट 9A आता है, किससे रिलेटेड, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, ZH से लेकर ZT तक ये जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि कुछ कमिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करनी पड़ेंगी पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड। तो लिखा हुआ 1957 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी उसने क्या बनाया था, NDC जो थी आपकी, उसने एक आपकी कमेटी फॉर्म की थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बलवंत राय मेहता ने की थी। और उन्होंने क्या किया था कि बताया था कि 3 टायर बेस को उन्होंने मेजर रोल माना था। उन्होंने बताया था टीम ऑब्जर्व द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द CDP की, जो आपका क्या था, CDP किस तरीके से फेल हो, लैक ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। ये CDP का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो किस तरीके से फेल हो रहा था। आगे लिखो द कमिटी सजेस्ट 3 टायर PRIs, मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। तो बेसिक लेवल पे ग्राम पंचायत की बात की थी, विलेज लेवल पे पंचायती समिति की बात की थी, ब्लॉक लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद की बात करते हैं आपके 1957 का, जो बलवंत राय कमेटी मेहता रहती है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो रहती है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आती है, वो नए कॉन्सेप्ट लेके आती है और वो बात करती है 2 टायर सिस्टम की।
और 2 टायर सिस्टम ये रहता है कि बेसिक लेवल पे आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल में 2 चीज़ें होंगी, एक जिला परिषद होगी और एक मंडल पंचायत होगी। उसके बाद कई सारी समिति आई, जैसे हनुमंतराव कमेटी आई 1983 में, GV राव कमेटी आ रखी 1985 में, LM सिंघवी कमेटी आ रखी 1986 में, सरकारी कमीशन आया था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए 1988 में, PK थुंगन कमेटी आई थी 1989 में, हरलाल सिंह खारा कमेटी आई थी 1990 में। इनमें से अगर मैं बोलूँ तो पहले तो आप याद कर लेना कौन से, बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर सिस्टम और अशोक मेहता कमेटी 2 टायर सिस्टम। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक GV राव कमेटी और एक आपकी LM सिंघवी कमेटी, इन दोनों को जरूर याद कर लेना है। तो अगर मैं GV राव कमेटी की बात करूँ 1985 की, तो इसने रिकमेंड किया था डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिक यूनिट ऑफ द प्लानिंग, मतलब जो प्लानिंग वगैरह बनाई जाएगी, योजनाओं को निर्माण किया जाएगा, वो किस आधार पर किया जाएगा, जिला स्तरीय किया जाएगा। वहीं अगर मैं LM सिंघवी की बात करूं, जो आपकी थी कमेटी 1988 के आसपास की थी, आई थिंक सो, LM सिंघवी कमेटी 1986 की, ठीक है ना। LM सिंघवी कमेटी कब की थी, एक साल बाद। GV राव 1985, LM सिंघवी जो थी वो 1986 की थी। और इसने रिकमेंड किया था प्रोवाइडिंग द मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत, मतलब पंचायतों को ज़्यादा पावर देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके पास ज़्यादा होने चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलना चाहिए, जो 243I के अंतर्गत आता था। तो ये याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद करना है कि द अमेंडमेंट फेज बिगन विद द 64th अमेंडमेंट बिल आया था, एक्ट नहीं बोल रहा, बिल है। तो 1989 में ये पेश हुआ था आपका, तो लोकसभा में तो पास हो गया था राजीव गांधी के टाइम पे, पर राज्यसभा में ये क्या हो गया था आपका, पास नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तब जाके 1992 में 73rd और 74 जब क्या लोकसभा राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के साइन हो गए थे, तब जाके ये क्या बन गया था, कानून बन गया था। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलानकोविच साइकिल आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका वेरिएशन ऑफ द अर्थ, इसेंट्रिसिटी, एक्सल टिल्ट एंड द प्रिसेशन से रिलेटेड है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो विकेंद्रता, अक्षीय झुकाव और पूर्वता में भिन्नताओं के आधार पर इसे लिया जा सकता है। तो लिखा हुआ द एपिसोडिकल नेचर ऑफ द अर्थ ग्लेशियल एंड द इंटरग्लेशियल पीरियड विद इन द प्रेजेंट आइस एज have been caused primarily by the cyclic changes in the earth circumnavigation of the sun. Variation of the earth eccentricity, axial tilt and the precession comprise the 3 dominant cycles collectively known as the Milankovitch cycle. It is primarily important to explain the climate change and the subsequent periods of the glaciations resulting from the following 3 variables is not due to the total amount of the solar energy reaching the earth. The 3 Milankovitch cycle impact the seasonality and the location of the solar energy around the sun, earth. This does impact contrast between the seasons. अच्छा यहाँ पे आपके कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। हमारी पृथ्वी ने अब तक मान के चलिए 5 हिमयुग देखे हैं, आइस एज देखे हैं। जो पहला था आपका ह्यूरोनियन आइस एज, दूसरा था आपका कौन सा, क्रायोजेनियन आइस एज, तीसरा था आपका एंडियन सहारन आइस एज, और फिर था कारू आइस एज, और फिर था क्वाटरनरी आइस एज जो लास्ट हमने देखा है। अगर इनमें से मैं बात करूं, पहले आइस एज की बात करूं, हिमयुग की बात करूं, तो ये सबसे लंबी अवधि तक चला था और लगभग इसकी शुरुआत आज से लगभग 2.5 अरब साल पहले हुई थी। दूसरा अगर क्रायोजेनियन एज की बात करूं, आइस एज की बात करूं, तो ये अब तक का सबसे ठंडा और कठोर हिमयुग था, सबसे ठंडा। 85 करोड़ वर्ष पहले ये माना जाता है ये आया था आपका पृथ्वी पर। एंडियन सहारन आइस एज की बात करें 46 करोड़ साल पहले था और ये सबसे छोटा टाइम तक आपका क्या था, आइस एज चला था पृथ्वी पर। वहीं अगर कारू आइस एज की बात करूँ, लगभग 36 करोड़ साल पहले की बात है और ये साउथ अफ्रीका के कारू प्रांत में खोजे गए थे, इसके अवशेष जो मिले थे, सबूत मिले थे वहाँ पर मिले थे, इसलिए इसका नाम कारू आइस एज रखा गया था। क्वार्टनरी आइस एज बिल्कुल आपका लेटेस्ट है, लगभग आज से लगभग मान के चलिए आपका इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2,60,000, एक सेकेंड है, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 26 लाख वर्ष पूर्व की घटना है। और ऐसा माना जाता है कि जो अभी अब आपकी ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है ना, वो इसका क्या है, सबूत है क्वार्टनरी आइस एज का, ठीक है ना, पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो आपका एवरेज टेम्परेचर है अभी ना, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लगभग अभी माना जाएगा तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। आइस एज जब मानी जाती है कि कोई भी क्या बोल सकते हैं, कौन सा फिनोमेना होगा कि आइस एज मानी जाएगी भाई पृथ्वी पर, तो जब आपका लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तापमान, एवरेज टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड चले गया अर्थ का, तो उसे आइस एज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइस एज। इतना आपने समझ गए। अब मैं पहले बात करता हूँ इसेंट्रिसिटी की, कि जो सूर्य है उसके बिल्कुल यानी कि सर्कुलर क्यों नहीं है, अगर मतलब जो पृथ्वी है वो सर्कुलर मोशन क्यों नहीं करती, वो सर्कुलर मोशन क्यों नहीं करती, वो एलिप्टिकली क्यों करती है। इसका कारण है, 2 कंडीशन तब हमें देखने मिलती है एलिप्टिकल कंडीशन में, 2 कंडीशन ये देखने मिलती है। एक मिलता है आपको पेरिहिलियन कंडीशन जो थोड़ा सा सूर्य के पास होती है पृथ्वी जब, और एक मिलता है एपिहिलियन कंडीशन जब क्या होती है, थोड़ा दूर होती है।
तो मैं आपको बता दूं, जब दूर होती है तो एवरेज जो आपका डिस्टेंस होती है 152.1 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है, और जब नज़दीक होती है तो 147.1 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है। तो इसका मतलब ये लगभग आपका 14 करोड़ के आसपास है, 14 करोड़ 7, लगभग 14 करोड़ 70 लाख या 71 लाख किलोमीटर के आसपास है। ये आपका 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं बोलूँ कि एवरेज जो डिस्टेंस है वो 149 आपका कितना है, 14.9 करोड़ किलोमीटर है, अगर मैं करोड़ में बोलूँ। अच्छा, ये दूर क्यों चला जाता है? एपीहिलियन मतलब ये पेरिहिलियन या एपीहिलियन कंडीशन क्या है, दूर कैसे चला जाता है? तो ये चला जाता है आपका जो आपका वीनस है, सॉरी वीनस बोल रहा हूँ, जुपिटर जो आपका क्या है बृहस्पति है, या आपका सैटर्न है जो आपका क्या है सैटर्न, मतलब जो आपका क्या है शनि है, उसकी जो चुंबकीय शक्ति है या गुरुत्वीय बल जो आपका है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जो आपका ये पाथ होता है सर्कुलर की जगह इलेप्टिकल बन जाता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या करता है स्ट्रेचिंग हो जाती है। अच्छा, फर्क क्या पड़ता है तो मैं बता देता हूँ। फर्क ये पड़ता है कि जब पास होती है पृथ्वी तब क्या हो जाता है, थोड़ा सा गर्म होती है अपेक्षाकृत जब दूर होती है आपके, ठीक है ना। अब कुछ कंडीशन जैसे मिलानकोविच साइकिल है, मिलानकोविच साइकिल इसेंट्रिसिटी के बारे में बताती है कि भाई जब ये आपका जो इलेप्टिकल शेप है सर्कुलर ना होके कैसा आपका, अगर ये दीर्घ वृत्ताकार है तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी क्या होते हैं चेंजेस होते हैं, और ये हर 1 लाख साल से लेकर 4,13,000 साल के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि थोड़ा सा पृथ्वी क्या करती है अपने पाथ को चेंज करती है। ये पहली कंडीशन बताई कि इसेंट्रिसिटी हर 1 लाख से लेकर 4,13,000 साल में क्या होती है चेंज होती है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरी कंडीशन थी आपकी किसकी, टिल्टनेस की, कि पृथ्वी आप जानते हैं कि लगभग 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो उन्होंने ये बताया कि लगभग 41,000 साल में पृथ्वी क्या करती है अपने इस टिल्ट को, इस अक्ष को या तो क्या कर देगी कम कर देगी या ज़्यादा, मतलब इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। पर ये कितने साल में देखने को मिलता है, हर 41,000 साल में देखने को मिलता है, जो लगभग 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका प्रिसेशन आता है, जो अपने अक्ष में घूमती है तो वो क्या करती है, प्रिसेशन का ये होता है कि अपने अक्ष में घूमने पर वो क्या बनाती है, एक सर्कुलर पाथ बनाती है अपने अक्ष में घूमने पर, अपने अक्ष से एक सर्कुलर पाथ बनाती है स्पेस की तरफ, ठीक है ना। जो क्या होता है कि हर 26,000 साल में क्या होता है ये चेंज होता है, मतलब जो अपना रोटेशन करती है उसमें क्या होता है उसमें चेंज देखने को मिलता है। ये कितने साल में होता है आपका, 26,000 साल में होता है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। मिलानकोविच जो थे, अब मैं जैसे मैं बता दूं कि इस तरीके से क्या होता है कि चलो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। मिलुतिन मिलानकोविच की बात करें, सर्बियन जियोफिजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, और जिन्होंने डेवलप किया था मॉडर्न टू एक्सप्लेन द फिनोमेना इन द 1920 में। मिलानकोविच थ्योरीज अ फ्रेमवर्क नोन एज द टुडे द मिलानकोविच साइकिल्स, लिखा हुआ है दैट वेरिएशन द इसेंट्रिसिटी एक्सियल टिल्ट एंड द प्रिसेशन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट रिजल्टेड इन द साइक्लिक वेरिएशन ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ दीज ऑर्बिटल चेंज इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट पैटर्न। बिल्कुल सही है कि देखिए अगर टिल्टनेस ज़्यादा बढ़ गई, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो इसेंट्रिसिटी की बात मैंने कर दी कि अगर सर्कुलर की जगह क्या है अभी आपका एक्सएग्रेटेड आपका एलिप्टिकल शेप देखने को मिलता है। मैंने बताया क्यों, सैटर्न और किसकी वजह से, जुपिटर की क्या है जो आपकी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है उस टाइम पे। तो क्या होता है दो कंडीशन पैदा हो जाती है, एक पेरिहिलियन कंडीशन पैदा होती है, एक आपकी एपीहिलियन कंडीशन पैदा होती है। दूर होने पर टेम्परेचर क्या होता है डाउन हो जाता है। दूसरा अगर टिल्टनेस है, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो जो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर है और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, इन दोनों जगह जो गर्मी होती है वो बराबर पड़ती। पर क्योंकि 23.5 डिग्री का आपका क्या झुकाव है, तो इसमें क्या होता है कि 6 महीने जो आपके होते हैं शुरुआत के, अगर मैं मान के चलूँ तो मार्च से मान के चलता हूँ, मार्च से लेकर सितंबर में आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो नॉर्थ पोल है वहां पर आपको क्या देखने मिलती गर्मी, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या देखने मिलती गर्मी देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि सितंबर से लेकर अगर मार्च तक चलूँ, उल्टा चलूँ, तो क्या होता है साउथ हेमिस्फीयर में आपको गर्मी देखने को मिलेगी। ये किसके कारण होता है, ये आपका जो टिल्टनेस देखने को मिल रहा है लगभग 23.5 डिग्री का, तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि आपके ध्रुव पर क्या पड़ती है, 6 महीने क्या होती है रात होती है, 6 महीने दिन होती है, मतलब 6 महीने गर्मी पड़ती है, 6 महीने क्या होती है आपकी सर्दी होती है। सर्दी के टाइम पे वहाँ पे बर्फ काफ़ी मात्रा में आ जाती है, सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाती है। अब यही टिल्टनेस अगर क्या हो जाए कम ज़्यादा हो जाए तो पृथ्वी के टेम्परेचर में आपका क्या है फ़र्क पड़ना क्या है बोल सकते हैं जायज़ है। प्रिसेशन की कंडीशन ये बनती है कि जो आपका पृथ्वी घूम रही है वो क्या करती है एक सर्कल ड्रॉन करती है आपका कहाँ पर स्पेस में, पोलरीज की तरफ, पोलरीज मतलब ध्रुव तारे की तरफ आपका टिल्टनेस मारना स्टार्ट कर देती है। इससे भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है कि इसमें क्लाइमेट चेंज में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसेंट्रिसिटी मैंने लगभग बताया था 1 लाख साल के आसपास होती है, टिल्टनेस मैंने बताया था लगभग 41,000 साल के आसपास होती है, ये पढ़ सकते हैं आप जो मैं बता रहा था अब तक। और प्रिसेशन जो देखने को मिलता है 26,000 साल के आसपास देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो क्लाइमेट चेंज है उसमें
क्लाइमेट है, सॉरी, उसमें क्लाइमेट में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको, कितने सालों में देखने को मिलेंगे भी। और अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ हो गई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर अब देखना ये अगर अलग अलग हो रही तो टेम्परेचर में आपका क्या आएगा, फर्क आएगा। पर ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ हो जाती हैं, ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ हो जाती है तो फिर से पृथ्वी पर क्या आ जाएगा, आइस एज आ जाएगा। मतलब पृथ्वी फिर से कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, आपकी पूरी तरीके से आइस एज आ जाएगा अगर ये कंडीशन फिर से बन गई। ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि इसेंट्रिसिटी हो गया, टिल्टनेस, इसमें चेंजेस आ गया, और प्रिसेशन, अगर इन तीनों में चेंजेस आ गया तो आइस एज फिर से आ जाएगा, छठवां आइस एज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द पंचायत सेक्रेटरी। तो सी या ही इज अपॉइंटेड एज द नॉन एंड इलेक्टेड पर्सन। तो सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी जो होता है वो अपॉइंटेड ही होता है, इलेक्टेड नहीं होता। तो पहला तो सही है आपका, पहला तो राइट है। अच्छा, सी या ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग द मीटिंग द ग्राम सभा। बिल्कुल, जो क्या होता है, मीटिंग होती है ग्राम सभा की, उसको क्या करना, कंडक्ट करना। ये किसका काम है, सेक्रेटरी का काम है। और सबऑर्डिनेट टू द ग्राम, अच्छा सबऑर्डिनेट करना मतलब क्या करना, बातों को मानना या इंप्लीमेंट करना बातों को, तो ये भी किसका काम है, आपका सेक्रेटरी का काम होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ सी इज नॉट एन इलेक्टेड या ही इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, मैं सी ही बोलूंगा। ठीक है ना। सी इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही है आपका। द रोल ऑफ द पंचायत सेक्रेटरी डिफाइंड बाय द स्टेट रूल्स रेगुलेशन एंड द लॉज, सम ऑफ द हर रूल इज जनरल आर सी सेल मेंटेन द रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड फॉर द ग्राम पंचायत। सी सब, अब देखो रजिस्टर मेंटेन करना किसका काम है, सेक्रेटरी का काम है, तो ये सबऑर्डिनेट होता है किसका, ग्राम पंचायत का। एंड सेल फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत, तो ये भी सही है। सी सेल कंडक्ट एंड अटेंड द मीटिंग इन द ग्राम पंचायत ऑफ द एनी कमिटी देयर ऑन, हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। C cell take the responsibility for the protection of the panchayat lands and the properties. C cell report of the encroachment and the damages of the misuse of the panchayat lands and the buildings, if any, to the higher authorities. C cell assist the Gram Sabha in the identification of the beneficiary, disbursement of the loan and their recoveries. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है with reference to a tropical cyclone consider the following statement। तो लिखा हुआ cyclones are intensified by the energy releasing during the condensation in the cumulonimbus cloud। ये बिल्कुल सही है। कंडेंसेशन जब क्या होती है, बारिश वगैरह का चांस बनता है, जब आपका सीधे क्या होता है, आपका गैस से किस फॉर्म में आती है, गैस से आपकी वाटर या लिक्विड फॉर्म में आती है, तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। अच्छा, सेकंड का मिनिमम विंड स्पीड इज अटेंड इन द आई वेल रीजन। नहीं, आई वेल रीजन जो होता है ना आपका, आई बीच वाला रीजन होता है, तो यहां पर जो होता है आपका, यहां पर मैक्सिमम स्पीड लेता है कौन, आपका साइक्लोन। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा केवल फर्स्ट, क्या है आपका, राइट है। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। तो अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ, मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटेड एंड द अराउंड द सेंटर कॉल द आई। द आई इज द रीजन ऑफ द काम एंड द सबसाइडिंग एरिया। अब काम क्यों होता है मैं बता देता हूँ। काम ये होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर होता है आपका, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं उनमें क्या होता है, जो साइक्लोन होते हैं उनमें लो प्रेशर अंदर होता है और बाहर की तरफ आपका हाई प्रेशर बनता है। अभी समझा दूंगा। अराउंड द आई इज द आई वॉल वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्प्रिलिंग असेंट ऑफ द एयर टू द ग्रेट हाइट रीचिंग एंड reaching the tropopause, the wind reaches the maximum velocity in the region reaching as the high 250 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका सही है, मतलब 250 किलोमीटर तक क्या हो सकती है आपकी, क्या कर सकती है, स्पीड ले सकती है। टॉरेंशियल रेन जो होती है अक्रॉस ईयर फ्रॉम द आई वॉल, टॉरेंशियल होती है जो आपके साइक्लोन के थ्रू फॉर्म्ड होती है रेन, वो देखने मिलती है। रेन्स बाइंड या बैंड्स में बी रेडिएट एंड ट्रेन्स ऑफ द क्यूमुलस एंड द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, बता दूंगा इनके बारे में, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखा, द डायमीटर ऑफ द स्टॉर्म ऑन द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन इज बिटवीन द 600 to 1200 किलोमीटर। द सिस्टम मूव्स स्लोली अबाउट द 300 to 500 किलोमीटर पर डे। द साइक्लोन क्रिएट द स्टॉर्म सर्ज एंड दे inundated the coastal lowlands. The storm peters out on the lands. The energies that intensify the storms comes from the latent heat released during the condensation process of the towering cumulonimbus clouds। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की बात कर देता हूँ। जो सबसे बड़ा आपका चलता है ना, ये आपका ट्रोपोपॉज तक चला जा सकता है, तो ये लगभग 15 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ये होता है आपका सबसे बड़ा क्यूमुलोनिम्बस आपका बादल, ये नाम याद कर लेना, क्यूमुलोनिम्बस, यही बादल आपके बारिश कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा होता है, निम्बो स्टेटस आपका क्या होता है, बादल होता है जो बारिश कर सकता है। ये ज़्यादा ऊंचाई तक आपको देखने को मिलता है, लगभग ये आपका 10,000 फीट तक देखने को मिलता है, जबकि क्यूमुलोनिम्बस आपको देखने को मिल रहा है लगभग 45,000 फीट से नीचे हाई लेवल पे। तो ये दो आपके बादल होते हैं जो बारिश कर सकते हैं। याद करने का तरीका कौन सा है कि आपका जो बारिश करेंगे उनमें लग जाता है आपका निम्बो, ऐसे याद कर लें निम्बो, तब आपको याद रहेगा। निम्बो जैसे क्यूमुलोनिम्बस हो गया तो निम्बो आ गया,
यहाँ पे निम्बो स्टेटस है तो आपका निम्बो आ गया, तो निम्बो रेंज से रिलेटेड याद कर लेना। अच्छा, ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जो होता है हाई लेवल जो देखने मिलता है लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर जो देखने, उसमें आपका सिरस आता है, सिरोस्ट्रेटस आता है और सिरोक्यूमुलस आता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जो बारिश नहीं करता सबसे ऊंचे होते हैं और बिल्कुल कैसे पतले बादल होते हैं, सबसे ऊंचाई पर होता है। तो इनको याद करना आपने सिर से, सिर सबसे ऊपर होता है ना, सिर हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, तो इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, मिड लेवल पे जो आपको देखने मिलते हैं वो होता है आपके एटलोक्यूमुलस, आपका एल्टोस्ट्रेटस, ये दो देखने मिलता है। तो बीच में आप क्या कर दोगे, ALT, अल्ट, क्या कर दोगे, अल्ट, सिर हो गया, सिर के बाद क्या गया, अल्ट आ जाएगा। तो अल्ट बिल्कुल मिड लेवल पे होता है। और मैंने बता दिया जैसे बारिश कौन से करते हैं, निम्बोस्ट्रेटस करता है, क्यूमुलोनिम्बस सबसे बड़ा कौन सा होता है, क्यूमुलोनिम्बस, और लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक चला जाता है, जबकि निम्बोस्ट्रेटस जो होते हैं मिड लेवल पे आपके होते हैं। अच्छा, तीसरा जो याद करना वो करना आपने, एक तो क्यूमुलस और एक स्ट्रेटस और एक स्ट्रेटोक्यूमुलस आपने याद करना है, ठीक है ना। तो क्यूमुलस, जैसे क्यूमुलस मैं बताता हूँ, क्यूमुलोनिम्बस को इस तरीके से जैसे क्यूमुलोनिम्बस में आपने निम्न लगा दिया तो ये आपका नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है, तो क्यूमुलो लग गया ना, तो क्यूमुलो लग गया तो वो नीचे की तरफ है, बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा आता है आपका स्टेटस, ये बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, बारिश नहीं कर पाते। और एक होता है आपका स्ट्रेटो क्यूमुलस, तो एक अगर सिंपल सा स्टेटस आएगा, क्यूमुलस आएगा, ये दोनों नीचे, और दोनों को मिला के जो नाम आ जाएगा वो भी आपका नीचे की तरफ होगा। अच्छा, अब देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है क्या है कि लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपका क्या होता है ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपकी जो क्या होती है हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। हॉट एयर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बन जाता है तो अर्थ क्या करती है, उस लो प्रेशर को भरने के लिए ठीक है ना, हाई प्रेशर से हवाएं चलाना स्टार्ट कर देती है, और वो हवाएं जो आती है वो कैसी होती है, आपकी कोल्ड होती हैं। तो ये जो ब्लू में दिखा रखा है कोल्ड है, ठंडी है, और जो आपका जो आपका लाल में दिखा रखी है वो कैसी, गर्म है। तो जब ये लो प्रेशर होता है, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर होता है, तो हवाएं किस तरफ चलती हैं, आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, इसलिए ठंडी हवाएं किस तरफ आने लग जाती है, जहाँ पर आपका लो प्रेशर बन जाता है। वहीं पर आपको क्या देखने मिलता है कि यहाँ पर हवाएं टकरा जाती हैं, गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से टकरा जाती हैं। टकराने के बाद देखो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, और यहाँ पे चारों तरफ क्या बनने लग जाती है, आपस में घूमने लग जाती है, एक राउंड शेप लेने लग जाती है। राउंड शेप लेने से क्या होता है कि बीच में तो आई शेप बन जाता है बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, इस बीच में बिल्कुल खाली सा, और चारों तरफ बादलों का निर्माण होने लग जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये देख लीजिए, जैसे पहली प्रोसेस कौन सी थी, वार्म मॉइस्ट एयर, ये कंडेंसेशन है कि आपके ऊपर की तरफ गई, फिर वेपर बनी, वेपर एटमॉस्फेयर में बनी, फिर वो कैसी कूल डाउन हुई, फिर वो कंडेंस हुई, फिर ड्रॉपलेट पड़ी, इस तरीके से कंडेंसेशन की पूरी प्रोसेस दिखा रखी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि किस कैटेगरी में फॉल करने की बात की जाती है, साइक्लोन जो होता है, तो अगर मैं कैटेगरी फर्स्ट में डालूं तो ये लगभग स्पीड लगभग 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर घंटे के आसपास होती है। डैमेज जो होता है मिनिमम होता है। कैटेगरी 2 आपका मॉडरेट डैमेज होता है, लगभग 154 से लेकर 177 तक की स्पीड होती है। आपका तीसरा जो कैटेगरी आती है एक्सटेंसिव डैमेज होती है, 178 से लेकर 208 किलोमीटर तक की आपकी स्पीड होती है उस समय। एक्सट्रीम डैमेज में आपका लगभग 209 से 251, और कैटास्ट्रॉपिक जो कंडीशन होती है उसमें लगभग 252 से ऊपर आपकी स्पीड हो जाती है, ये सबसे खतरनाक होता है। तो ये होती है आपकी बीच पे क्या आई, तो ये होता है बीच में जो होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर होता है आपका लो प्रेशर एरिया, और उसके चारों तरफ जो बनता है वो हाई प्रेशर बनने लग जाता है, चारों तरफ बन जाता है। तो बीच में जब क्या होता है, लो प्रेशर होता है ना, तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर आपका बिल्कुल साफ होता है आसमान, कैसा होता है, सनी वेदर होता है बीच में, और चारों तरफ आपकी क्या होती है, बारिश होती है, चारों तरफ क्या होती है, आपकी बारिश होती है। ये याद रखना कि चारों तरफ आपकी क्या देखने मिलती है, बारिश देखने मिलती है, आपका क्या होने लग जाता है, रेन, ठीक है ना। अब मैं इसकी डायरेक्शन बता दूँ, डायरेक्शन किस तरफ, ऊपर की तरफ जो चल रही है वो आपकी कैसी है, गर्म हवाएं। बारिश कौन कर सकती है, गर्म हवाएं, क्योंकि जब ऊपर चढ़ेंगी तो ऊपर चढ़ने के बाद क्या होगी, कंडेंस होंगी, ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद क्या होगी, ड्रॉपलेट में बदल जाएंगी। और साइक्लोन ये किस तरीके से दिखा रहा है, साइक्लोन रोटेशन क्लॉकवाइज, ये देखने क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो देखने मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में देखने मिलता है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में। देख लीजिए बीच में लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है ना, ये वार्म एयर टकरा है किसके साथ, आपका कोल्ड एयर के साथ, तो ये आपका फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, देख लीजिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है कि आपकी जो साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, ये आपने याद रखना। और दोनों कंडीशन दिखा रही है यहाँ पे, एक एंटी साइक्लोन और एक साइक्लोन कंडीशन दिखा रही है। एंटी साइक्लोन उल्टे होते हैं आपके किसके, साइक्लोन के, बात समझ में, मैं भी किसकी बात कर रहा हूँ, साइक्लोन की बात कर रहा हूँ जो बारिश करते हैं। एंटी साइक्लोन बारिश नहीं करते, इसमें आसमान कैसा रहता है, आपका साफ रहता है। तो अगर साइक्लोन की बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये आपके कैसे होते हैं, आपके एंटी क्लॉकवाइज होते हैं,
ठीक है ना। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। वहीं अगर साउथ हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो ये आपके क्लॉकवाइज होते हैं। यहाँ ठीक उल्टा होता है। एंटी साइक्लोन जो बनते हैं आपके, वो कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। और एंटी साइक्लोन में हमेशा जो आपका क्या होगा, प्रेशर होगा वो अंदर की तरफ हाई प्रेशर होगा, बाहर की तरफ आपको लो प्रेशर होगा। जबकि साइक्लोन में आपका लो प्रेशर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आपको क्या, हाई प्रेशर। तो ये साइक्लोन फॉर्मेशन है, जैसे ये साइक्लोन, हरिकेन्स, ये बता दूंगा अभी टाइफून्स किस तरह बोला जाता है, जैसे इस वाली पिक्चर में देखिए। तो जो आपका पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, खासकर जो अमेरिका से लगा हुआ है, तो पैसिफिक ओशन वाला हो गया, और दूसरा आपका अंटार्कटिक नहीं अटलांटिक ओशन वाला, ये दोनों आपके हरिकेन्स बोले जाते हैं। मतलब जो आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट और ईस्ट में जो होते हैं उन्हें हरिकेन बोला जाता है, साइक्लोन्स को। और इंडियन ओशन की तरफ भी साइक्लोन बोला जाता है, और जापान की तरफ पैसिफिक ओशन में जो आपका कैसा है, ईस्ट पैसिफिक सी है, वहाँ पर बोला जाता है क्या, ईस्ट पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर टाइफून बोला जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स को विली विली बोला जाता है, इंडियन ओशन की तरफ साइक्लोन बोला जाता है, जापान की तरफ अगर बोलेंगे तो आपका पैसिफिक ओशन ईस्ट की तरफ क्या देखने को मिलता है, आपका टाइफून। अटलांटिक ओशन और जो आपका वेस्ट अगर बोलूँगा पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पे हरिकेन बोलते हैं इसे। और टेम्परेचर आपका क्या होता है इनके बनने का, लगभग 27 डिग्री के आसपास आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूँ तो ये लगभग आपका एक वीक से ज़्यादा आपका क्या करते हैं, स्टे कर सकते हैं किसी भी रीजन में। और होता ही है कि साइक्लोन्स के जो नाम रखे जाते हैं वो आपके एरिया वाइज रखे जाते हैं। तो नेशनल मेट्रोलॉजिकल जो हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज होती है अलग अलग आपके देशों में, और जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, स्पेसिफिक रीजन में क्या करती हैं, स्पेसिफिक रीजन में आपका, जैसा आपका इंडियन ओशन रीजन है तो वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज होंगी उनका अल्फ़ाबेटिकली जो भी होगा आपका सिस्टम, उस हिसाब से क्या रखा जाएगा, साइक्लोन्स का नाम रखा जाएगा, चाहे वहाँ पर आए चाहे ना आए, ठीक है ना, आसपास आना चाहिए बस। तो उस तरीके से रखा जाता है। जैसे मैं इसकी बात कर दूँ, अभी जो 2021 में जो साइक्लोन्स आए अरेबियन सी की तरफ देखेंगे तो वो आपका साइक्लोन तुक्टी आया है, काफ़ी ज़्यादा आपका बोल सकते हैं पावरफुल था। उसी तरीके से आपका यास आया है। तो तुक्ती जो आया है उसका जो नाम रखा है वो म्यांमार ने रखा है। किसने रखा? म्यांमार ने आई थिंक म्यांमार ने ही रखा है। और साइक्लोन यास आया था तो ये भी 2021 का वेस्ट बंगाल की तरफ आया था, बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो ये नाम रखा है ओमान ने। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। जैसे ये म्यांमार ने रखा हुआ ना, ये देखो म्यांमार ने नाम रखा हुआ है तुक्ती, ठीक है ना। अगला जो होगा वो मिचोंग होगा, नगमान होगा, इस तरीके से होगा। ओमान ने जो नाम दिया वो यास रखा है। कौन सा? यास। इस तरीके से इंडिया है, इंडिया ने गाती हो गया, तेज हो गया, ये सारे देखो मुरासू पहले से सेट हो रखे, आग, व्योम, झार। तो जितने भी साइक्लोन इस तरफ आएंगे नॉर्थ इंडियन ओशन की तरफ, तो ये सारे देश हैं जो नाम रखते हैं अल्फ़ाबेटिकली। जिसका जब टर्म होगा उस हिसाब से उसका नाम रख दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू द साउथ इंडिया द टर्म मूवेंडर यूज फॉर, तो ये 3 चेफ्स था, ये आपका जो बोला जाता है संगम एरा थी उससे रिलेटेड है। संगम एरा जो थी वो 3 डायनेस्टीज को शो करती है, चोल, चेर और पांड्य को। इन 3 को, पांड्य, इन 3 डायनेस्टीज को शो करती है। इनके बारे में पढ़ेंगे तो याद रखना है। मूवेंडर क्या थे? 3 प्रमुख थे। तो लिखा हुआ है मेंशन, मूवेंडर मेंशन द संगम पोएम्स, दिस इज द तमिल वर्ड्स मीनिंग द 3 चीफ्स यूज फॉर द हेड्स ऑफ द 3 रूलिंग फैमिलीज, द चोल, चेर एंड द पांड्यास। They become the powerful in the South India around the 2300 years ago. Each of 3 chiefs had the 2 center of the powers, one inland and the one in the coastal. ये coastal power भी मानी जाती है आपके तीनों, जो आपके कहते हैं साउथ की तरफ। ऊपर की तरफ जो था आपका ये आपका जो बोला जाएगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ की तरफ आपका आंध्र प्रदेश था ना, आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देखने को मिलता है। तो इस तरफ से चौल बसे हुए जिनका सिंबल था आपका टाइगर। अगर मैं कर्नाटक की तरफ जाऊं, कर्नाटक और नीचे आपका केरला की तरफ जाऊं, तो यहाँ पर चेर बसे हुए थे जिनका आपका साइन क्या था? बो, ठीक है ना, बो एंड एरो था, मतलब आपका धनुष और तीर था, तीर कमान। और पांड्या सबसे नीचे थे, ये तमिलनाडु की तरफ बसे हुए था। इनका जो आपका सिंबल था वो क्या था? आपका मछली था। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ था पीरियड रफली बिटवीन द 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी ED के आसपास साउथ इंडिया में। और ये जो आपकी रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ये आपके कहते हैं बसे हुए थे। संगम पीरियड के बारे में बात की जाए, कृष्णा और तुंगभद्रा भी दिखा दूंगा कौन सा रीजन है। लिखा हुआ है इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द संगम अकेडमीज हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फ्लरिस्ट अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द पांड्या किंग। अच्छा, संगम यहाँ पे क्या लगती थी? संगम की बोल सकते हैं यहाँ पर संगम लगती थी।
संगम में क्या होते थे कि आपके कई सारे जो विद्वान होते थे वो साथ मिलकर क्या करते थे, वहाँ पे अपने जितने भी क्या होते थे धार्मिक ग्रंथ होते थे उनका क्या करते थे, वहाँ पर संकलन किया जाता था और उन्हें वहाँ पर रखा जाता था और दूसरों को ज्ञान दिया जाता था। एक हिसाब से काउंसिल थी, एक हिसाब से क्या होती थी, काउंसिल होती थी, मीटिंग होती थी उनकी वहाँ पे। तो 3 ऐसी मीटिंग हुई है, कितनी हुई, 3 मीटिंग हुई ये। और इन्हें कौन करता था आपका हमेशा, यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजर होते थे वो पांड्य रूलर होते थे मदुरई के। 2 आपके मदुरई में हुई है, इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने बताया था कि आपका जो किस नदी के, कृष्णा और तुंगभद्रा, तो इसके आसपास की बात है, ठीक है ना। अच्छा आगे चले तो लिखा हुआ है एट द संगम एमिनेंट स्कॉलर्स असेंबल्ड द, यहाँ पर कुछ पढ़ने की जरूरत है, दिस लिटरेचर, ठीक है, स्पेसमैन। अच्छा द्रविडियन लिटरेचर की बात, अच्छा द्रविडियन लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो द्रविडियन जैसे आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, आपकी तमिल आ जाती है, तेलुगु आ जाती है, मलयालम आ जाती है, आपकी कन्नड़ आ जाती है। तो ये 4 आपकी लैंग्वेजेस जो है मेनली वो आपके कैसे द्रविडियन लिटरेचर में है। अच्छा 3 संगम थे, तो ये आपका साउथ इंडिया की तरफ हुई थी, जिन्हें क्या बोला जाता था, मुच्च चंगम बोला जाता, क्या बोला जाता, मुच्च चंगम बोला जाता। फर्स्ट जो संगम थी वो मदुरई की तरफ हुई थी, सेकंड जो हुई थी वो आपका कपाडपुरम में हुई थी। और फर्स्ट संगम की जितनी भी आपकी क्या थी लिटरेचर था वो सारा बोलते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वहाँ से कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती, ये इंपॉर्टेंट है। पर सेकंड में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती, वो है तोलकापियम। ये तोलकापियम ने लिखी थी और इसे आपका तमिल लिटरेचर का क्या बोला जाता है, ग्रामर बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बोल सकते हैं लिटरेचर है, जो सेकंड संगम के टाइम पे देखने को मिलता था, जो कपाडपुरम में हुई थी। थर्ड संगम भी आपका मदुरई में हुई थी, तो मैंने बताया था जो 2 संगम हुई है वो मदुरई में हुई है, आपका फर्स्ट हो गई और आपकी कौन सी, थर्ड हो गई। सेकंड वाली कहाँ हुई थी, कपाडपुरम में हुई थी। तीनों का जो ऑर्गेनाइजर था वो कौन थे, आपके पांड्य रूलर थे। अच्छा आगे लिखा हुआ है संगम लिटरेचर मेजर सोर्सेज गिवन द डिटेल संगम एज। तो एक है आपका तोलकापियम, देखो एक चीज़ है, कुछ है जैसे आपका तोलकापियम हो गया, आपका एट्टुडोगई हो गया, आपका पट्टुपाटू हो गया, आपका पट्टिन किला कन्नाकू ये हो गया। माफ़ करना अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो तमिल लिटरेचर उनके नाम थोड़ा सा अलग होता है। जो द्रविडियन लिटरेचर से रिलेटेड है या द्रविडियन जिनका एंसेंट है वही इसे पढ़ पाएंगे। शिल्पाधिकारम हो गया और मणिमेखले हो गई, ये 2 इंपॉर्टेंट है। तोलका पीएम जो था वो तोलका पीआर ने लिखा था और ये अर्लीस्ट माना जाता है तमिल लिटरेसी का वर्क, ठीक है ना। तो ये सबसे पुराना है, तमिल ग्रामर भी इसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और ये इसमें केवल मान के चलिए पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी आपका क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है ग्रामर के अलावा। उसके बाद आपका एट्टुतोगई आता है, जिसमें आपका 8 एंथोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रखी है, जो उस समय के क्या थे, महान दार्शनिक थे। उनमें आपका कौन सा आ जाते हैं, एन गुरनरू, ठीक है ना, एन गुरनरू। नारीनाल आ जाता था, अग्गानारू आ जाता था, पुरनरू आ जाते थे, कुरुन तोगई आ गए, आपका कलिट तोगई, परिपादल और परिडपट्टू, ठीक है ना। फिर आता है आपका कौन सा, पट्टू पाटू आता है, इसमें 10 आइडल्स की बात कर रखी, ये पढ़ लेना। पत्थिन फिर लिखा हुआ पत्थिन नैन किलका किलकाना कानू किलकानकू। तो इसमें एथिक्स एंड मॉरल्स की बात कर रखी है। थिरुवल्लार जो थे, तिरुकुल की जो रचना है वो किसने, थिरुवल्लार ने कर रखी है। अच्छा 2 एपिक्स आते हैं, एक शिल्पाधिकारम आता है जो किसने लिखा था, कई बार पूछा गया पेपर में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछा गया कि शिल्पाधिकारम के कौन थे रचयिता, तो वो थे आपके कौन, अडिगल, ठीक है ना, इलांगो अडिगल। और मणिमेखला किसने लिखी थी, तो ये सतनार ने लिखी थी, ठीक है ना, सीतलई सतनार ने लिखी थी। ये याद रखना, ये 2 मोस्ट बोल सकते हैं तमिल एपिक्स है। जैसा हिंदी में कौन माने जाते हैं या संस्कृत में माना जाता है, रामायण और कौन, महाभारत, तो उसी तरीके से आपने याद रखना है। अच्छा अदर सोर्सेज जो मिलते हैं संगम पीरियड के, कहाँ से देखने मिलते हैं, तो ग्रीक ऑथर से मैगस्थनीज हो गया, स्ट्रैब हो गया, प्लिनी हो गया, टॉलमी हो गया, तो उन्होंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। अशोक के जो कहते हैं इंस्क्रिप्शन थे उसमें चेल, चोर और पांड्या रूलर्स के बारे में उन्होंने बता रखा है। सिर्फ यही राज्य थे जो अशोक के दायरे के अंदर नहीं आते थे। हाथीगुम्फा विलेज है आपका खारवेल का, कलिंग नरेश खारवेल का, तो उसमें भी इनके बारे में देखने को मिलता है, तमिल किंगडम्स के बारे में। अच्छा आगे चलते हैं, तो ये 3 मैंने बता दिए थे, चोल, पांड्य, ये है मदुरई यहाँ पर। चोलों की जो कैपिटल थी उरियूर थी और चेलों की कहाँ थी, मुचीरी, ये कुड्डानाड के आसपास। तो ये राज्य याद रखना आप लोग। चेरों की अगर बात करूँ तो चेर कौन से थे आपके, तो चेर आते हैं यहाँ पर, मैंने बताया था इनका क्या था, आपका बो एंड एरो था। तो लिखा था चेरा कंट्रोल द सेंट्रल ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ द केरला, और कर्नाटक वाला रीजन आता था, एंड कोंगू रीजन ऑफ द तमिलनाडु। वंजी वॉज द दियर कैपिटल, वंजी के थे इनकी कैपिटल थे, इन द पोर्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट। मुशीरी एंड टोंडी इनकी कहते हैं आपके कोस्ट थे, अंडर दियर कंट्रोल। एम्बलम कौन सा था, द बो एंड एरो था। द पगुलार इंस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी एडी हैज रेफरेंस टू द 3 जनरेशन ऑफ द चेर रूलर्स, ठीक है।
पहली शताब्दी ईस्वी का जो आपका क्या था पुगलुर इंस्क्रिप्शन था, उसके बारे में 3 जनरेशन के बारे में पता लगता है। चेरा लूर जो आपके चेर शासक थे, द चेरास ओड इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रेड विद द रोमन। अच्छा, इनका जो आपका क्या था ट्रेड था वो किन के साथ था, रोमन्स के साथ भी था। और दे बिल्ड अ टेम्पल ऑफ द ऑगस्टस देयर, और इन्होंने क्या किया था यहाँ पर ऑगस्टस के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे लिखा हुआ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेरा वाज द सेनगुट्टवन। इनका नाम वैसे तो कई सारे हुए हैं, बस सेनगुट्टवन इसलिए जाना जाता है क्योंकि पेपर में पूछा था लाल चेर किसे कहा जाता है, रेड चेर के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये सेनगुट्टवन को जाना जाता है। लगभग 2nd सेंचुरी ईडी के आसपास ये आपके थे शासक। His military achievement have been chronicled in the epic Silpadikaram with details about the expeditions of the Himalaya where he defeated the many North Indian rulers। ये पहला आप हाँ, एक ये शासक इस तरीके से सेनगुट्टवन क्यों माना जाता है, ये ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, अब तक जितने भी शासक हुए थे पहले के, तो वो क्या करते थे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते थे। जब हमला होता था नॉर्थ से साउथ की तरफ था। सेनगुट्टवन उन शासकों में से था जिसने साउथ से नॉर्थ की तरफ अपना विजय अभियान लेके गया था। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेनगुट्टवन इंट्रोड्यूस द पट्टानी कल्ट ऑफ द वर्शिप ऑफ द कनागी द आइडल वाइफ इन द तमिलनाडु। ही वॉज द फर्स्ट टू सेंड द एम्बेसी टू चाइना फ्रॉम द साउथ इंडिया। अच्छा, पहले ऐसे आपके कहते शासक जिन्होंने एम्बेसी भेजी थी आपकी कहाँ, चाइना में लगाई थी, साउथ इंडिया से। चौलों की बात करें तो चौल जो थे वो तमिलनाडु, नॉर्थन तमिलनाडु पार्ट में बसे हुए थे, और लगभग जो क्षेत्र आता था कावेरी डेल्टा वाला और चौलमंडलम वाला क्षेत्र जिसे बोला जाता था वो आता था। कैपिटल कहाँ थी, तो उरियूर थी जो नियर तिरुचापल्ली टाउन है उसके पास में थी। एंड पुहार और द कावेरीपट्टनम वाज द अल्टरनेटिव रॉयल रेजिडेंट एंड द चीफ पोर्ट टाउन। कावेरीपट्टनम अभी भी है, ठीक है ना, तो ये पोर्ट टाउन थे आपके। टाइगर वाज द एम्बलम द चोलो ऑल्सो मेंटेन द एफिशिएंट नेवी। इनकी नेवी जो थी वो बहुत बेहतर थी। इनका एक शासक आता है, जैसे चेर में आपको कौन आता है, लाल चेर आता है, सेनगुट्टवन आता है जिसने उत्तर की तरफ अपना क्या चलाया था, विजय अभियान चलाया था। उसी तरीके से आपका चोलो में जो आता है किंग कराइकल आता है, कौन सा, कारिकाल या कराइकल बोल सकते हैं, कारिकाला या कारिकल, ठीक है। वो फेमस किंग थे संगम चौल्स के। पट्टानी पल्लई पोर्ट्रेट हिज लाइफ एंड द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मैनी संगम पोएम्स मेंशन इन द बैटल ऑफ द वेनी। ये याद रखना, बैटल ऑफ वेनी डिफीटेड द कॉन्फेडरेसी ऑफ द चेरास पांड्या एंड 11 माइनर, ठीक है ना, चीफ 10। तो इसने क्या किया था कि चौल चेर और लगभग 11 माइनर जो आपकी थी जातियाँ थी, सॉरी बोल सकते हैं जनजातियाँ थी, उनको हराया था। करिकाल मिलिट्री अचीवमेंट्स मेड हिम द ओवरलॉर्ड द होल तमिल रीजन ऑफ दैट टाइम। तो करिकाल एक महान शासक रहे। ट्रेड एंड द कॉमर्स फ्लरिश ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। ही फाउंडेड द पोर्ट ऑफ द पुहार, पोर्ट सिटी ऑफ द पुहार आइडेंटिकल जिसे कावेरीपट्टनम। अगर कहीं पूछा जाता ना कि कावेरीपट्टनम या पुहार इसको फाउंड किसने किया था, तो याद रखना करिकाल ने किया था। अब बात करते हैं किसकी, पांड्यों की बात करते हैं। तो ये मदुरई की तरफ रूलर थे, यही थे वो जिन्होंने क्या करी थी, संगम जो आपके की थी, संगम काउंसिल थी, उनका क्या किया था, ऑर्गेनाइजर थे। इनका जो एम्बलम था वो कौन सा था आपका, फिश था। अच्छा, तमिल संगम, ठीक है, मैंने बता दें पॉइंट्स। अच्छा, रूलर्स कैप द रेगुलर आर्मी, ठीक है, प्रॉस्पेरो पर्ल्स। और अच्छा किसके लिए फेमस थे भाई, अपने पर्ल्स वगैरह मोतियों के लिए फेमस थे। सती कास्ट आइडल वर्शिप वर कॉमन, ठीक है ना, सती जो प्रथा थी वो क्या थी आपकी वहाँ पर कॉमन थी। विडो वर ट्रीटेड बैडली, और विधवाओं के साथ कुछ बेहतर आपका बिहेव नहीं किया जाता था। दे अडॉप्टेड द वैदिक रिलीजन ऑफ द सैक्रिफाइस एंड पैटर्नाइज द ब्राह्मण प्रेस, ठीक है। इनका जो धर्म था वो कैसा था, ब्राह्मण धर्म था। देयर पावर डिक्लाइन विद द इन्वेजन ऑफ द ट्राइब कॉल द कालाभाष। तो ये डिक्लाइन कैसे हुए थे कि एक ट्राइब ने इन पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। चलो आगे चलते हैं। ये 6th सेंचुरी के आसपास क्या हो गए थे आपके खत्म। संगम पॉलिसी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो हेरेडिटरी मोनार्की थी, ठीक है ना, बेटा मतलब राजा का बेटा क्या बनेगा, शासक बनेगा, ठीक है। ये एम्बलम तो मैंने बता दिए। मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी थी देख लो, तो मिनिस्टर्स थे आपके अमाइचार, प्रिस्ट को बोला जाता था अंथनार, इनोवे को बोला जाता तुथार, मिलिट्री को बोला जाता, मिलिट्री को कमांडर्स को बोला जाता सेनापति, और स्पाइसेस को बोला जाता ओरार। रेगुलर आर्मी बता दी। अच्छा चीफ सोर्सेज ऑफ द, ठीक है ना, इनकम जो थी वो कस्टम ड्यूटी से आपका और फॉरेन ट्रेड से आपकी ज़्यादा आती थी। रॉयल ट्रेजरी हो गया, और हाईवे वगैरह इन्होंने निर्माण कर रखा था, और रॉबरी एंड स्मगलिंग उस टाइम पे क्या थी, प्रिवेंट थी। अच्छा, संगम सोसाइटी की बात करें तो 5-4 डिवीजन थी। एक था कुरुंजी जिन्हें हिली ट्रैक्स बोला जाता था, कुरुंजी याद कर लेना। मुल्लाई बोला जाता है पेस्टोरल लैंड को, जो आपका क्या होता है बोला जाता है, जिसमें क्या होता है आपका पेस्टोरल मतलब चरवाहे, ठीक है ना। मरुदम होता था आपका एग्रीकल्चर लैंड, न्यादल होता था कोस्टल लैंड, और पल्लाई होता था आपका डेजर्ट। 4 कास्ट थे। एक थी रूलिंग क्लास जिसे आपका क्या बोला जाता था, अरासार बोला जाता था। एक थी अंथनार, एक थी वानिगर, कैरिड ऑन द ट्रेड एंड द कॉमर्स, जो आपके क्या होते थे, आपके बोल सकते व्यापारी होते थे। एक होते थे वेल्लार, जो आपके एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, आपके किसान होते थे। एंशिएंट प्रिमिटिव होता था थोड़ास, नागास, वेदरास, ठीक है। आगे चलते हैं।
पोर्शन ऑफ द वोमेन ऑफ द संगम ठीक ठाक थी मैं बोल दूँ तो यहाँ पे लिखा जैसे कुछ ऐसी आपकी विदुषी नारियाँ भी आती जैसे अवैयार हो गई, आपका नचचिल्लियार हो गई और कक्काई पदिनियार हो गई। ये आपकी विदुषी महिलाएं थी, पढ़ी लिखी थी, तमिल लिटरेचर में इनका योगदान देखने को मिलता है। पर फिर भी मैंने बताया था कि जो विडोज थी तो लिखा वोमेन वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। देखो महिलाओं को अधिकार था कि वो अपने क्या कर सकते, जीवन साथी को चुन सकती थी। पर जो आपकी कैसी थी, विडोज थी, जो आपकी कैसी थी, विधवा महिलाएं थी, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत बेहतर नहीं थी। देयर आर ऑल्सो मेंशन अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द सती बीइंग प्रिवेंटेड इन द हायर स्टेटा। तो ये बता दिया सती उस समय था, पर कई जगह आपका क्या था, हाँ पर एक चीज़ था ये याद रखना कि सती जो थी वो जो आपके कैसे थे, बोल सकते कास्ट कैटेगरी में बड़े होते थे, रॉयल सोसाइटी से आते थे, उनके लिए वो प्रिवेंटेड थी। ठीक है ना, ये याद रख लेना आपने। अच्छा लिखा रिलीजन तो मैंने बता दिया। तो प्राइमरी डायटी ऑफ द संगम पीरियड वाज द मुरुगन। उस समय जो आपने सुना होगा तमिल साहित्य में जो नाम लिया जाता है, सबसे पुराने देवता का नाम लिया जाता है, मुरुगन का नाम लिया जाता है, तमिल गॉड है आपके, तो ये आप याद कर लेना। 6 अबॉट्स नॉन एज द अरुपड्डाई विडू, ठीक है ना, अदर गॉड। अच्छा दूसरे कौन कौन से थे, विष्णु थे, ठीक है ना, मायोन, वेंदान आपके इंद्रन थे, और वरनारा और कोल्लावार थे आपके। अच्छा हीरोस्टॉल इन द नार्डुकल वर्शिप, ठीक है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर थी मेनली, कॉमनली कहते करते थे कृषि करते थे, क्रॉप्स वगैरह करते थे। इसके अलावा वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग एंड द ऑर्नामेंट्स मेकिंग भी इनका क्या था, काम था। ठीक है, और कुछ है यहाँ पे बताने के लिए। अच्छा हाँ लिखा हुआ हायर एक्सपर्टीज वॉज अटेंड इन द स्पिनिंग ऑफ द वीविंग ऑफ द कॉटन एंड द सिल्क क्लॉथ। देयर वर द ग्रेट डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी सिल्क क्लॉथ की और किसकी, वेबरी, ये आपका कॉटन वगैरह स्पिनिंग वगैरह जो आती थी, स्पेशली फॉर द कॉटन क्लॉथ वोवेन ऑफ द ओरियर, वहाँ का काफ़ी फेमस था। अच्छा पोर्ट सिटी ऑफ पुहार अभी बता दिया, कावेरी पट्टनम के बारे में बता दिया। तो ये आपका क्या था, एक बोल सकते हैं आपका स्थान था जहाँ से क्या होता है, ट्रेडिंग वगैरह होती थी फॉरेन्स के लिए, खासकर कहा आपका ग्रीस, ठीक है ना, रोमन एम्पायर की तरफ। अच्छा अदर पोर्ट कौन कौन से थे, तोंडी था, मुसीरी था, कौरकाई था, अरिकमेडू था, और आपका कौन सा था, मकरन। इतना इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा मेजर एक्सपोर्ट ऑफ संगम वर्ल्ड। अच्छा बेचते क्या क्या थे देखो, तो कॉटन हो गया, फैब्रिक्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये चीज़ें बेचते थे। उसके अलावा जैसे स्पाइसेस में क्या आ गया, पेपर आ गया, जिंजर आ गया, कार्डमम, सिनेमन, ये सारी टर्मरिक वगैरह आ जाती थी। अच्छा इंपोर्ट क्या क्या करते थे, हॉर्सेस करते थे, गोल्ड करते थे, स्वीट वाइन वगैरह करते थे, दारू वगैरह मंगाते थे। अच्छा संगम मेरा जो तो लगभग 3rd सेंचुरी ईडी के आसपास खत्म हो गया था। एक ट्राइब थी आपकी कौन सी, कलाभ्रास, तो उसने क्या करा, तमिल कंट्री को क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया था 300 ईडी के आसपास, 600 ईडी तक वो चले थे। यही क्या माना जाता है, डार्क एज माना जाता है इस हिस्टोरियन एरा का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पोएम मेघदूत किसने लिखी, तो कालिदास ने लिखी है। तो कालिदास की बात है, मेघदूत हो गई आपकी, कुमार संभव हो गई, रघुवंशम हो गई, मालविकाग्नि मित्रम हो गई, और बाणभट्ट की बात करें तो हर्षचरित लिखी हुई है, कादम्बरी लिखी हुई है। अमर सिंह की बात करें तो उन्होंने अमरकोश लिखी हुई है, और बिल्हन की बात करेंगे तो उन्होंने कौन सी लिखी है, चौर पंचाशिका लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरपन साइड द ग्रेट बाथ ऑफ बीन फाउंड। तो ये मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो था आपका वो इंडस रिवर के किनारे पे था, सिंध नदी के किनारे पे था। तो ये आपने याद करना, ये पोर्ट सिटी थी आपकी लोथल, इंडिया की इंपॉर्टेंट। बाकी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तो ग्रेट बाथ जो था वो आपका कहाँ पर था, दिखा हुआ था, इट इज़ अ वेरी स्पेशल टैंक बिल्ट इन द मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। इट वॉज लिंक्ड विद द ब्रिक्स कॉटेड विद द प्लास्टर्स इन द मेड वाटर टाइट। ये सब दिखा दूंगा अभी, देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से, ये है आपका कौन सा ग्रेट बाथ। और बाद में जाके यहाँ पे स्तूप का निर्माण भी हुआ था, शायद से बुद्धिज्म जब आपका फैल रहा था तब यहाँ पे स्तूप वगैरह का निर्माण भी किया गया था। ये पाकिस्तान में आपका, ठीक है ना, पंजाब प्रांत में मोहनजोदड़ो जो है आपका, मोसी, सिंध ना, इंडस, हड़प्पा, ये आपका, हाँ ये सिंध प्रांत में, मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। तो ये आपका ग्रेट बाथ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका मोहनजोदड़ो, ये आपका इंडस रिवर के किनारे, मतलब सिंधु नदी के किनारे आपका, किसमें, सिंधु, मतलब आपका क्या किस तरफ है, सिंध प्रांत में। और हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे, और ये पंजाब प्रांत में, ठीक है ना। अच्छा बाकी बात करें तो यहाँ पर और क्या क्या दिख रहा है, लोथल हो गया, अभी बता रहा हूँ, सुरकोटदा हो गया आपका, सोमनाथ हो गया, कुंतासी हो गया, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बनावली हो गया आपका हरियाणा की तरफ, जो आपका ऑप्शन में था। और शायद से क्या था, सुतका गेंडर नहीं था, शायद से सुरकोटदा ही था चौथा ना। चन्हू दड़ो का है आपका, तो ये हरियाणा की तरफ था। चन्हू दड़ो अगर देखेंगे, चन्हू दड़ो अभी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैंने बनावली बता देना, ये तो हरियाणा की तरफ था। चन्हू दड़ो किस तरफ था, पंजाब की तरफ तो नहीं था,
देखना पड़ेगा, अब मेरे आंखों से तो दिख नहीं रहा अभी। धौलावीरा ठीक है, ठीक है चलो आगे देखते हैं। तो ये देख लीजिए, मोहनजोदड़ो सिंध में, हड़प्पा आपका इंडस रिवर में वहाँ पंजाब में, हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा क्या, राखीगढ़ी हिसार हो गया, कालीबंगन हो गया राजस्थान की तरफ, और धौलावीरा हो गया और लोथल हो गया आपका कहाँ, गुजरात की तरफ। तो पढ़ लेते हैं। देखो हिस्ट्री जो थी आईवीसी जिसे बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 2500 बीसी के आसपास ही मानी जाती है, आज से लगभग 4500 साल पहले की मानी जाती है। वेस्टर्न पार्ट जो था साउथ एशिया का, जिसमें आपका पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया आता है, वहाँ पर ये आपकी की हुई थी, फली फूली थी। सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, बड़ी थी, सबसे पुरानी नहीं थी, ठीक है ना। लार्जेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है उस टाइम की, 4 सिविलाइजेशन उस टाइम पे थी आपकी, ठीक है ना। सबसे पहले जो 1920 के आसपास जो सिटीज़ मिली थी वो मोहनजोदड़ो थी और हड़प्पा थी। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1924 में जो आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो आपके कहते हैं डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उनकी बोल सकते हैं उनकी अध्यक्षता में क्या हुई थी, ये सिविलाइजेशन वगैरह खोजी गई थी। तो ये 4 सिविलाइजेशन मानी जाती जो कॉन्टेम्पररी थी। सबसे बड़ी जो आपकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो आपकी क्या थी, इंडस रिवर और गंगा जो रिवर है उसके बीच में फली फूली थी। आपके जो एक आती है नाइल इजिप्शियन सिविलाइजेशन, एक आती है आपकी मेसोपोटामिया सबसे पुरानी थी इनमें से, जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसी हुई थी। आज का जो सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इस जगह पे ये फैली हुई थी। नाइल रिवर सिविलाइजेशन जो थी उसे आपकी मिस्र की सभ्यता बोला जाता है, और एक थी आपको वांगो रिवर बोला जाता है, येलो रिवर को, तो ये चीन की सभ्यता थी। ये 4 आपकी कॉन्टेम्प्रेरी सभ्यताएं देखने को मिलती है, चारों की चारों आपकी कैसी थी, नदी घाटी सभ्यताएं थी। हड़प्पा की बात करें तो दयाराम साहनी ने 1921 में खोज निकाला था। यह आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, पंजाब जो आपका पाकिस्तान में है वहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर सैंडस्टोन ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रैनरीज हो गया, बलुक क्राफ्ट्स हो गए, ये सब यहाँ पे देखने को मिले। मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ डेड्स भी बोला जाता है, मृतकों को टीला सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में खोजा गया, जहाँ से सबसे ज़्यादा पता लगता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो आपको मोहनजोदड़ो ही था। 1922 में आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये आपका इंडस रिवर के किनारे था। ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब की तरफ आपका आता है। ग्रीन बाथ हो गया, ग्रैनरी हो गया, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो गया, सील ऑफ द पशुपति महादेव हो गया, स्टेटाइट वगैरह की जो आपके कहती मोहरें थी वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा स्टैचू ऑफ द बियर्ड मैन, जो पता नहीं कि आपका पुजारी था या फिर वहाँ का क्या था, आपका व्यापारी था, ये क्लियर नहीं हो पाया। अ पीस ऑफ द वुमेन कोट हो गया, आपका कॉटन हो गया। सुतका गैंडर आता है, ये आपका बिल्कुल पश्चिम की तरफ था, और 1929 में स्टेन ने इसे खोजा था। ये बलूचिस्तान प्रोविंस में आता, पाकिस्तान का बिल्कुल जो आपका जो ईरान से लगती है वही बाउंड्री वहाँ से आता है। तो ये ट्रेड पॉइंट है आपके हड़प्पा और बेबीलोन की तरफ। बेबीलोन जो है आपका किस तरफ था, तो ये ग्रीस की तरफ था, ठीक है ना। चन्होदड़ो आता है आपका, तो ये इंडस सिंध में, ठीक है ना। सॉरी मैंने चन्होदड़ो कहाँ बोला था, पंजाब नहीं, सिंध की तरफ है। एन जी मजुमदार ने 1931 में खोजा था। अच्छा, बीट्स मेकर शॉप थी यहाँ पे। फुटप्रिंट ऑफ द डॉग चेसिंग अ कैट, ये देखने को मिला है। आमरी की बात करें तो एनजी मजुमदार ने 1935 में, ये आपका इंडस रिवर पे बसा हुआ था। एंटेलोप एविडेंसेस यहाँ से देखने को मिलता है। कालीबंगन की बात करें तो घोष ने 1953 में राजस्थान घग्गर नदी किनारे, आपको कौन सा, कालीबंगन, ये याद कर लेना, ठीक है। घग्गर नदी कहाँ की नदी है, राजस्थान की। फायर एल्टर हो गए, कैमल बोन्स हो गए, वुडन प्लग हो गए, यहाँ पे देखने को मिला। लोथल की बात करें तो आपकी क्या थी, पोर्ट सिटी थी। आर राव ने 1953 में खोजी थी, गुजरात में, भोगवा रिवर के किनारे। किस नदी किनारे, भोगवा, कई बार पूछा जाता है। कालीबंगन, घग्गर, ठीक है ना। फर्स्ट मैनमेड पोर्ट था, डॉकयार्ड था, राइस हस्क यहाँ से देखने को मिले। फायर एल्टर्स हो गया, चेस प्लेइंग यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है ना। अच्छा, चेस जो था वो भारत में आपका क्या हुआ था, इन्वेंटेड हुआ था, और उसको चतुरंग बोला जाता था, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, चतुरंग, चेस को। सुरकोटदा आता आपका, जेपी जोशी ने 1964 में, गुजरात में। बोन्स ऑफ हॉर्सेस और बीट्स यहाँ से मिले। बनावली की बात करें, आर एस बिस 1974 में ये खोजा था। हिसार हरियाणा में है। बीट्स, बारले, एविडेंसेस ऑफ द बोथ प्री हरप्पन एंड द हरप्पन कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। धौलावीरा की बात करें, आर एस बिस्ट है, गुजरात के रड ऑफ कच्छ की तरफ है। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, और वाटर रिजर्व यहाँ पे देखने को मिले। फेजेस की बात करें, 3 फेजेस। अर्ली फेजेस जो 3300 टू 2600 बीसी के आसपास था। मैच्योर हरप्पन फेज जो था 2600 टू 1900 बीसी के आसपास था। लेट हरप्पन फेज जो था 1900 टू 1300 बीसी के आसपास था। तो ये आपने याद रखना है। द अर्ली हरप्पन फेज इज रिलेटेड टू हकरा फेज, याद कर लेना। इंडस स्क्रिप्ट जिसे बोस्टोफिडॉन भी बोलते हैं, बोस्टोफिडॉन जो थी वो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसे किस में डाला गया आपका, इसे डाला गया, एक होता है आपका प्रोटोस्टोरिकेरा, प्रीस्टोरिकेरा और हिस्टोरिकेरा। तो ये डाला गया आपका प्रोटो में, प्री में डाला गया, प्री स्टोरिकेरा है,
प्री हिस्टोरिक है, क्योंकि लिखना पढ़ना तो जानते थे पर हम उस शैली को पढ़ नहीं पाए। बॉस्ट ऑफ इटॉन जो थी वो बाईं तरफ से लिखी जाती थी, दाईं तरफ की तरफ, और मतलब सॉरी दाईं तरफ से बाईं तरफ, जैसे उर्दू लिखी जाती है फिर नीचे की तरफ ऐसे आती थी, जैसे हिंदी लिखी जाती है तो ऐसा आती थी, ऐसे लिखी जाती थी। बॉस्ट ऑफ इटॉन स्क्रिप्ट थी जो इनकी। ट्रेड नेटवर्क बेहतर था, कल्टीवेशन क्रॉप था। कोड दीजी, ये कोड दीजी जो था ना आपका, ये फेज जो था मैच्योर हड़प्पन फेज में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये याद रखना, बाय द 2600 इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, मैच्योर फेज में आ गई थी, ठीक है। प्रमुख नगर कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है। डिक्लाइन जो देखने को मिला हुआ 1800 टू 1700 बीसी के आसपास इसका डिक्लाइन देखने को मिलता है, और ठीक है। और डिस्ट्रिब्यूट सिस्टम फॉर द टाउन, अच्छा टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था। किसके इस्तेमाल होता था? जो ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। सिटाडल था, मतलब आपके चारों तरफ क्या थी, आपकी किलेबंदी हो रखी थी, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, ब्रिक्स हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता था, ब्रिक्स मतलब और के पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम बेहतर था, ब्रड ब्रिक्स इस्तेमाल की गई थी। कोर्ट यार्ड थे, बाथरूम थे, वेल्स बहुत अच्छे तरीके से बना रखे थे। धौलावीरा लोथल की बात करें, फोर्टिफाइड थे, सैंक्शन विद इन द टाउन और ऑल्सो सेपरेटेड बाय द वॉल्स, ठीक है। एग्रीकल्चर मोस्टली क्या था आपका, सिचुएटेड नियर द फुट प्लेन्स में देखने को मिलता था। यहाँ पे क्या, वीट हो गया, बार्ले, राइस, पीस, सेसमे, लेंटिल, चिकपी और आपका मस्टर्ड, इनका देखने को मिलता है गुजरात की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, अर्लीस्ट पीपल ऑफ द, अच्छा कॉटन सबसे पहले जो आता है यहीं से आता है। कॉटन का अगर बात करें तो कॉटन जो नाम आता है सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी खेती जानने को मिली है। अच्छा, एग्रीकल्चर, ठीक है। बुल वाज नॉन, अच्छा लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स, टेराकोटा स्कल्पचर्स होते थे। बुल वाज नोन एज द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। ऑक्सिस का इस्तेमाल मतलब उसमें होता था आपका, किन में, सील्स में इनका इस्तेमाल होता था। सेमीरेड लैंड से आपके कैसे, अर्धशुष्क, ट्रेसेस ऑफ द कैनाल्स, ठीक है। एनिमल वाज आल्सो रेज्ड इन द लार्ज स्केल, एविडेंस ऑफ द हॉर्सेस कम टू द सुपरफिशियल लैंड ऑफ द मोहनजोदड़ो, ठीक है। पर हॉर्सेस नहीं थे यहाँ पे, ठीक है ना। हॉर्सेस मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे, लाए जाते थे। इकॉनमी मेनली कैसी थी आपकी, तो ये आपकी थी ट्रेड बेस्ड में, ट्रेडिंग बेस पे थी। एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, ठीक है। बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ट्रेड जो होता था स्टोन, मेटल एंड सेल का होता था। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदी के आसपास जो आपकी थी, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उसके साथ हमारा ट्रेड वगैरह देखने को मिलता था। अच्छा चलो आगे चलते हैं। क्राफ्ट्स वगैरह जो थे तो ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज एरा भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना, ये भी याद कर लेना। खेतड़ी, कॉपर जो था, कॉपर माइंस, तो खेतड़ी आपका कहाँ है, राजस्थान में, कॉपर की वहाँ से मिली है। उसके अलावा आपका कुछ अफगानिस्तान से बाउट करते थे। टेक्सटाइल इंप्रेशन बेहतर था, ब्रिक लेइंग हो गई, क्लासेस ऑफ द मर्चेंट्स हो गई, बोट मेकिंग हो गई, सील मेकिंग हो गई, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी में सिल्वर, गोल्ड वगैरह, प्रेशियस स्टोन्स होते थे, गोल्ड स्मिथ जो बनाता था आपका, ठीक है ना, सोनार। अच्छा और क्या, ठीक है। पोट्री वगैरह इस्तेमाल की जाती थी, जो कैसे होती थी, ग्लॉसी होती थी, शाइनिंग होती थी। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो लिखा हुआ है विंड डिस्कवर्ड इन द हैड द डेसिफर इन दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। इन दिस स्क्रिप्ट उतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं गई है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, ये तो बता दिया। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि टेम्पल्स का उस समय कोई वो नहीं मिलता, अस्तित्व नहीं मिलता, ठीक है ना। ज़्यादातर ये नेचर की पूजा करते थे ये लोग। अच्छा, हड़प्पा जो था प्रॉब्लली रूल करती थी वहाँ पे, क्लास ऑफ मर्चेंट करते थे, व्यापारियों को वहाँ पे उस समय राज होता था। कोई ऐसे नहीं बोल सकते कोई सिंगल राजा होता था। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर, बोला देखो लो, सम आर्कियोलॉजिकल आर द ओपिनियन दैट द हड़प्पन सोसाइटी हैज नो रूलर, उनके पास कोई रूलर नहीं था। ये ऐसा भी हो सकता है कि सभी क्या करते थे, इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते थे, पर कुछ ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ रूलर थे, मतलब एक नहीं था, कई सारे लोग क्या करते थे आपका वहाँ पे शासन करते थे। रिलीजन बता दिया, तो रिलीजन देखो, फर्टिलिटी गॉड, मतलब देखो उसकी पूजा होती थी आपकी, किसकी, मदर गॉडेस की पूजा होती थी, क्योंकि वो क्या करती थी, पैदा करती थी, तो उस समय पूजा होती थी। भगवान शिव की पूजा होती थी, पशुपति महादेव की पूजा होती थी। एक वन हॉर्न राइनो होता था, उसकी पूजा होती थी, मिथिकल जानवर था। और जो क्या होते हैं, लिंग होते हैं, पुरुष और स्त्री के, तो फैलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की पूजा होती थी। अच्छा, पेड़ों की, एनिमल्स की पूजा होती थी, हम बुल हो गया, तो ये आप याद कर लेना। डिक्लाइन तो लगभग जो माना जाता है 1800 के आसपास माना जाता है। कई सारे कारण हैं, कई सारे कारण, या टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ, भूकंप आ गया होगा, रेनफॉल हो गया होगा, या फिर आपका क्या हो गया होगा, जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेट चेंज देखने को मिला, तो कई सारे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, द गवर्नर कंसल्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द अपॉइंटेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दोनों गलत है। गवर्नर जो अपॉइंटेड होता है, बारे पार्लियामेंट नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसे अपॉइंट, बस इतना याद रखना, पार्लियामेंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास ही पावर होती है। बीजेपी करेगी, जैसे गवर्नमेंट अगर कहीं बनानी तो बीजेपी करेगी, पार्लियामेंट का उसमें कोई योगदान नहीं होता। दूसरी बात है
कि अगर गवर्नर को चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या नहीं लेती, प्रावधान नहीं मानती, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। जो आपका क्या होगा, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा वही चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना। तो जो आपका है ये आपके दोनों गलत है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू क्या होता है, अपॉइंटेड होता है, पर होता है किसके रिकमेंडेशन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट को, ये याद कर लेना। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट हैज नो से इन आइदर अपॉइंटमेंट और द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, तो पहला आपका गलत हो जाता है। गवर्नमेंट डजंट कंसल्ट द यूनियन गवर्नमेंट इन मेकिंग द स्टेट अपॉइंटमेंट इवन दो द गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर, ठीक है। गवर्नर इज बाउंड टू चूज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी कोलाइजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है, कि आपका जो लार्जेस्ट पार्टी का जो आपका लीडर होता है उसे चुनती है, कोलाइजन जो होता है यानी कि जो गठबंधन होता है उस लीडर को सबसे पहले बुलाती है, वही उसी को चुनती है, सीएम चुना जाता है। गवर्नर की अगर बात करें, गवर्नर अपॉइंटमेंट्स हिज पावर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज बीन डिस्कस अंडर द आर्टिकल 153 टू 162 तक आपके गवर्नर से रिलेटेड पावर है। द रोल ऑफ द गवर्नर इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया। द गवर्नर performs the same duties as the president, but for the state, governor stand as the executive head of the state and the working remains the same of the office of the president, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ड्यूल रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है, हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है आपका किसका, स्टेट का, बाउंड टू द एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे ही फंक्शन ऑफ द वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन आर नॉट करेक्ट। अच्छा, पहले लिखो काम चार्ट का, तो ये जापान में नहीं है, ये बताओ कहाँ पे, रशिया में, बिल्कुल कहाँ पे, नॉर्थ रशिया की तरफ है। अनातोलिया की बात करें, अनातोलिया टर्की को बोला जाता है, और लेब्राडोर कनाडा में। लेब्राडोर आपने सुना होगा, आपकी कैसी है, ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, हाँ लेब्राडोर ठंडी है यार, ये आपकी जलधारा है पर, ठीक है ना, नीचे से गल्फ स्ट्रीम आती है, हाँ वो गर्म है, लेब्राडोर आपकी ठंडी है। तो यहाँ पे तीनों ही गलत हो जाते हैं, विच ऑफ नॉट करेक्ट, तीनों ही करेक्ट नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये काम चार्ट का पेनिनसुला, ये आपका रशिया है, सी ऑफ ओखोटस्क है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका जापान यहाँ पर आता है, ये आपने याद रखना है। यहीं पे क्यूरियल आइलैंड्स वगैरह जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन द रशिया एंड जापान। तो काम चार्ट का पेनिनसुला अगर बोला जाता है तो इस वाले एरिया को बोला जाता है, तो ये रशिया का पार्ट है। इसी के बगल में बेरिंग सी लगा हुआ है। बेरिंग सी वो है जो अलग करता है यूएस को किससे, रशिया से। यहीं पर आपका चुक्ची सी है और बेरिंग सी है, जो बेरिंग स्ट्रीट है बीच में, यहाँ पे चुक्ची है, चुक्ची यहाँ पे चुक्ची सी है और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रीट है, और ये दोनों अलग कर देते हैं किसको, रशिया को, यूएसए से अलग हो जाता है। यूएसए कौन सा पार्टी है, अलास्का। अनातोलिया टर्की को बोला जाता है। यहाँ पे ब्लैक सी है और एक तरफ आपका कौन सा है, मेडिटेरियन सी है। यहीं पे आपको सी ऑफ मरमरा भी देखने को मिलेगा यहाँ बीच में, यहाँ पे आज्ञान सी है। अच्छा, कनाडा की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड्स एंड लेब्राडोर है, तो ये है कनाडा की तरफ, तो वो आंसर गलत हो जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर। रिवर विद द फिक्स कोर्सेज एंड वेल एडजस्ट वैली। नहीं, फिक्स कोर्स है ही नहीं, कहीं भी बदल सकती है, ये अपना डायरेक्शन कहीं भी बदल सकती है, तो ये गलत है। पेरिनियल रिवर रिसीविंग द वाटर फ्रॉम द, पेरिनियल मतलब होता है ये कैसी है आपकी, बारामासी रिवर है, सदानीरा है, और ये अपना पानी कहाँ से लेती है, ग्लेशियर से, तो ये बिल्कुल सही है। यंग रिवर विद द लार्ज बेसिन, बिल्कुल सही है। कैसी रिवर है, यंग है, क्योंकि आपका जो माउंटेन है हिमालय वो भी तो यंग ही है, तो आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। तो ये कुछ लिखी हुई है, जैसे जो आपके पेनिनसुलर रिवर है नीचे की तरफ दक्षिण भारत की, और हिमालयन रिवर दोनों में अंतर क्या है, तो प्लेसेस ऑफ द ऑरिजिन इसका हिमालय है, इसका आपका जो पेनिनसुलर का प्लेट्यू है। नेचर ऑफ फ्लो देखेंगे तो ये पेरिनियल होती हैं आपकी, मतलब सदानीरा होती है, 12 मास बहती है, ये सीजनल होती है, डिपेंड करती है मानसून पे। ड्रेनेज की अगर बात करें, एंटीसीडेंट है एंड द कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू द डेंट्रियाटिक पैटर्न्स इन द प्लान। इनका पैटर्न थोड़ा सेट होता है, जबकि इनका सुपर इम्पोज होता है, रेजुनेटेड होता है, रिजल्टिंग इन द थ्रिल्स रेडियल ट्रायल्स रेडियल रेक्टेंगुलर पैटर्न देखने मिलता है। नेचर ऑफ द रिवर की बात करें, लॉन्ग कोर्स होता है इनका, स्मॉलर कोर्स होता है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, बड़ा होता है इनका, छोटा होता है। और एज ऑफ रिवर इनकी कैसी है, एज यूथफुल है अभी, और ये छोटी आपकी कैसी है, बूढ़ी। वैसे ऐसा मैं बता देता हूँ, यंग जो होती है ना, यंग रिवर का यंग फेज माना जाता है जब वो निकलती है जहाँ से, और ओल्ड फेज माना जाता है जहाँ पर वो क्या हो जाती है, सागर में मिल जाती है, उसे ओल्ड फेज बोला जाता है। हिंदी में पढ़ लेना। ये आपके कौन से, हिमालयन रिवर्स, तो इसमें गंगा यमुना आ जाती है, ऊपर से आपकी शांगो आ जाती है, जिसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ठीक है ना।
और गंगा जो है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को जो जाना जाता है वो जमुना के नाम जाना जाता है। संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना नाम से ही क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, गिर जाती है। तो ये हिमालयन रिवर सिस्टम है, ये याद कर लेना आपने, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। होप कि आपको पसंद आया। मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। कल भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं भेज पाया। आज भी थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो माफ़ कर देना अगर कुछ भी थोड़ा सा कमी पेशी रह गई होगी समझाने में। तो जो वीडियो का PDF होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। यूट्यूब में आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जैसे आप सब्सक्रिप्शन पे ऐड करें, जैसे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बेल दिखेगा। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने भी मेरे द्वारा नोटिफिकेशन भेजी जाएंगे, जितनी भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाएंगी, वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। इस वीडियो का जो लिंक है मैं फेसबुक पे भी आपका शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से पेज है हमारा, उसे लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।